बहुत कम लोगों को मालूम है, साइंस ने प्रूव किया है, हम लोग सीखे भी है, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं कि हमारा शरीर भी जो बना हुआ है साउंड से बना है। आपके अनुभव में इसका क्या रिलेशन है? आप इसको साउंड हीलिंग से कैसे रिलेट करते हैं? बेसिकली हमारी जो शरीर की रचना हुई है साउंड से है, और इस सृष्टि में जो भी चीज है वो सभी साउंड से ही बनी हुई है। आपके अनुभव में क्या ऐसे लोग जो डिप्रेशन, एंजाइटी या अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए ये थेरेपीज कितनी उपयोगी होती हैं? जहाँ एनर्जी है वहाँ वाइब्रेशन होता है, जहाँ वाइब्रेशन है वहाँ साउंड होता है। कोई भी व्यक्ति साउंड के बिना रह नहीं सकता है। शोरगुल के इतने एपिसोड्स में हमने बात की शोर की, लेकिन क्या आप जानते हैं ध्वनि भी एक शक्ति है जो ठीक कर सकती है, जो छू सकती है और जो हील कर सकती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं शोरगुल, निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन का एक विशेष टॉक शो, जहां हम उठाते हैं आवाज, लेकिन सिर्फ जागरूकता के लिए। हर एपिसोड में हम एक नया पहलू छूते हैं और इस बार हम बात करेंगे शब्द की शक्ति और साउंड हीलिंग के बारे में। आज हमारे साथ एक ऐसे अतिथि जुड़े हैं जिनकी यात्रा न सिर्फ पेशेवर बदलाव की है, बल्कि एक आंतरिक साधना की भी कहानी है। आचार्य रश्मिकांत पारेख जी, जिन्होंने MTNL मुंबई में 31 वर्षों तक टेलीकॉम इंजीनियर के रूप में कार्य किया, लेकिन VRS के बाद उन्होंने जीवन को एक नई दिशा दी, ध्वनि चिकित्सा, संगीत उपचार और मानसिक संतुलन की ओर। वे एक स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल साउंड हीलर हैं, जिन्होंने पिछले 14 वर्षों में सैकड़ों लोगों को साउंड थेरेपी, ग्राफोलॉजी, एंड राइटिंग एनालिसिस और म्यूजिक मेडिटेशन के जरिए राहत पहुंचाई है। वे न केवल गवर्नमेंट अप्रूव्ड म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, बल्कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी हैं, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, एक्सप्लोरिंग योर सोल पर्पस एंड 3 वेज ऑफ हीलिंग टेक्निक्स। उन्हें इंटरनेशनल ऑरेकल्स अवार्ड और राइजिंग स्टार इन ग्राफोलॉजी जैसे सम्मानों से नवाजा गया है। आज वह हमारे साथ हैं यह समझाने के लिए कि कैसे ध्वनि, जो शोरगुल का कारण बन सकती है, वही मौन और उपचार की ओर ले जा सकती है। आइए स्वागत करें आचार्य रश्मिकांत पारेख जी का, जो एक साधक, एक हीलर और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हैं। रश्मिकांत जी, नमस्कार और शोरगुल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते नीना मैडम, धन्यवाद आपने और आपकी जो निसर्ग सृष्टि फाउंडेशन ने ये बहुत अच्छा कैंपेन शुरू किया हुआ है अवेयरनेस का, और उसमें मुझे आपने इनवाइट किया, उसके लिए आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। इट्स अ प्लेजर सर। सो रश्मिकांत जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने एक टेलीकॉम इंजीनियर से साउंड हीलर तक का सफर कैसे तय किया? मेजोरिटी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर हर वक्त देना पड़ता है कि एक इंजीनियर हेल्थ सेक्टर में कैसा आ गया। तो 2006 में मैंने वहाँ से VRS लिया था, और उसके बाद में, मतलब उसके पहले मैं सोचा था कुछ समाज के लिए करना है, कुछ अपने लिए भी करना है और समाज के लिए भी करना है, उस सेक्टर में उस रीति का कुछ काम करना है। तो पहले से मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ मेरे स्वयं के लिए, तो उसकी वजह से मैं स्लोली एक एक चीज़ सीखते गया। सबसे पहले मैंने ग्राफोलॉजी सीखा था, जिसके बेस पे मैं काउंसलिंग में मुझे उसकी मदद मिलती थी। फिर मैंने रेकी, प्राणिक, एक्सेस बार कॉन्शियसनेस, योगा, फिर नेचुरोपैथी, फिर साउंड हीलिंग और फिर म्यूजिक थेरेपी, इस प्रकार की जर्नी पूरी की मैंने। तो उस रीति से मैं हेल्थ सेक्टर में आया। जब भी मैंने नेचुरोपैथी जब शुरू किया, मतलब सीखना शुरू किया, उसके बाद में हमको ट्रेनिंग कम से कम 2 महीना लेनी पड़ती है, फिर हम काम कर सकते हैं।
तो ओके। उस वक़्त जब भी मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझसे तो ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है हेल्थ के अवेयरनेस की या तो हेल्थ में उनको मदद करने की। तो फिर मैंने उस रीति से हेल्थ में शुरू किया और फिर उसमें देखा तो मुझे समय ज़्यादा लगता था पेशेंट्स को ओके करने में, तो मुझे लगा कि कुछ और ऐड करना चाहिए। तो फिर मैंने उसमें साउंड थेरेपी सीखा और उसको ऐड किया, तो अभी मेरे को नियरली 50% मुझे पहले 10 से 15 दिन किसी भी पेशेंट को अटेंड करने में होता था, क्योर करने में। मेरी मास्टरी है बॉडी पेन्स के ऊपर, तो अच्छा। स्पॉन्डिलोलिसिस, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन्स, नी प्रॉब्लम, साइटिका, वेरिकोस वेन। तो करीब-करीब 15 दिन निकल जाते थे नॉर्मल करते हुए। तो जब ये साउंड थेरेपी जॉइंट ऐड किया उसके अंदर, तो करीब-करीब 7-8 दिन में, 10 दिन में मैं क्योर कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं सीधा अभी मेरा पूरा कंसंट्रेशन साउंड थेरेपी पे है और म्यूजिक थेरेपी। तो जैसे अक्सर लोग जो लाउड म्यूजिक में सुकून ढूंढते हैं, आपके अनुभव में इसका क्या रिलेशन है? आप इसको साउंड हीलिंग से कैसे रिलेट करते हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि साउंड जो होता है, मतलब मैं जब भी मेरे इंट्रोडक्शन सेशन देता हूँ तो उसमें साउंड के बारे में कहता हूँ, तो बहुत कम लोगों को मालूम है, साइंस ने प्रूव किया है, हम लोग सीखे भी है, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं कि हमारा शरीर भी जो बना हुआ है साउंड से बना है। जी। तो आपको शॉर्ट में इस चीज को बताऊं, हम लोग सब कहते हैं कि हमारी जो शरीर है सेल से बना है या तो कोशिका से, कोश से बना हुआ है। उसको साइंस ने कहा कि कोश भी जो बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो जो है एनर्जी है, और जहाँ एनर्जी है वहाँ वाइब्रेशन होता है, जहाँ वाइब्रेशन है वहाँ साउंड होता है। तो बेसिकली हमारी जो शरीर की रचना हुई है साउंड से है, और इस सृष्टि में जो भी चीज है वो सभी साउंड से ही बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति साउंड के बिना रह नहीं सकता है। तो साउंड के साथ में हमारा कनेक्शन शुरुआत से है। लेकिन इसमें मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हर चीज का उपयोग सही ढंग से किया जाना चाहिए, अति नहीं करना चाहिए किसी की चीज, किसी भी बात में। अगर उस चीज को हम अति करेंगे तो उसका नुकसान हमको हो सकता है। यहाँ और एक चीज और ऐड करना चाहूँ कि 2 प्रकार के साउंड होते हैं। एक जो है हमारे कर्णों को प्रिय जो होता है, वह सुनने के लिए तैयार होते हैं, उत्सुक होते हैं। और दूसरा जो होता है, हम जो शोरगुल कहते हैं या तो शोर कहते हैं या तो डिस्टॉर्शन कहते हैं, तो वो हमें प्रिय नहीं होता है। तो इस प्रकार की 2 प्रकार की ये होती है। तो जो साउंड हीलिंग है और म्यूजिक जैसे उसका क्या प्रमुख लाभ है? साउंड हीलिंग का क्या प्रमुख लाभ है? और यह एक मतलब पारंपरिक जो चिकित्सा है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, उसको उसके विकल्प के रूप में इसको हम मतलब समझ सकते हैं? यस, ये एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में हम इसको ले सकते हैं। एक जो होती है एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, जो हम लोग ज्यादा करके जानते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव थेरेपी में बहुत सारी चीजें हैं। म्यूजिक के लिए मैं यहाँ कहूँगा कि अभी हमको म्यूजिक थेरेपी करनी पड़ती है या तो लेनी पड़ती है। लेकिन पुराने जमाने में आप देखिए, तो जहाँ लोक संगीत था, लोक नृत्य था पहले, हमारे नेचर में, मतलब हमारे पूरे दिनचर्या में वो चीज था, तो वहाँ किसी को म्यूजिक थेरेपी या तो उस प्रकार की बात नहीं होती थी, क्योंकि उनके जीवन में ही एक अंग रूप के संगीत था। तो उसकी वजह से सारे दिन की जो उनकी जो दिनचर्या होती है उसमें जब थक जाते हैं, फिर गांव, छोटे छोटे गांव में लोग एकत्रित होते थे और वहाँ नृत्य और संगीत के द्वारा उनकी थेरेपी हो जाती थी, और एक दूसरे के मिलके एक आपस में एक दूसरे से सहयोग भी हो जाता था, मिलनसार सब रहते थे। तो ये सब बेनिफिट होते थे, लेकिन वो अभी हमारी लाइफ से हमने निकाल दिया है। इसकी वजह से अभी हमको संगीत की थेरेपी लेनी पड़ती है। अभी आपने कहा कि दूसरी बात आपने कहा कि इसको किस रीति से हम यूज कर सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं। तो मेजोरिटी मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है, तो उसमें मेजोरिटी कौन जो है मतलब जैसे हम लोग इस शोरगुल का या तो इस चीज का हम बात करते हैं, तो उसमें मेजोरिटी लोग कौन ज्यादा हॉर्न बजाते हैं, ज्यादा बड़े आवाज में संगीत सुनते हैं या तो टीवी के आवाज बड़े रखते हैं। तो अगर उन व्यक्तियों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे,
तो उनको एक एक चीज ये होती है कि उनको अकेले रहने का, मतलब मैं मेरी दुनिया में रहूं उस रीति का उनका एक नेचर होता है। उसकी वजह से वो जोर से सुनते हैं, तो आजू बाजू का सब डिस्टरबेंस या तो जो आवाज होता है वो सुनने को नहीं आता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इसकी वजह से हमको शारीरिक तकलीफें आगे चल के होने वाली है, वो भूल जाते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा रिसर्च जो किया हुआ है, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि ये इस प्रकार के बिहेवियर वाले जितने भी लोग रहते हैं उनका एटीट्यूड इस प्रकार का होता है कि वो बोलने में भी जोर से बोलते हैं। तो सामने वाला जिसको सुना कह रहे हैं उसको लगता है ये आज इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी जोर से बोलता है तो उसकी शुरुआत वहां से गुस्से की, एंगर की शुरुआत होती है। तो सामने वाला डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा काम होने वाला होगा वो बिगड़ जाता है। फिर वो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है कि मुझे कोई सुनता ही नहीं, मुझे कोई मेरा मदद नहीं करता है, मेरी बात कोई सुनता नहीं, उस रीति से वो डिप्रेशन मोड में चला जाता है और फिर अकेला हो जाता है, और फिर उसकी वजह से उसकी शारीरिक तकलीफें और बढ़ जाती है। तो ये एक होता है इसमें साइड इफेक्ट्स जो वो ये बड़े आवाज से जो करते हैं उन लोग को मेरा थोड़ा सा रिसर्च इस रीति का। ओके, सो क्या आप हमें कोई छोटी सी ऐसी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज सिखा सकते हैं जिसे लोग घर पर कर सकें? तो अभी मैं यहाँ उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जिन जिन लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं या तो सुन रहे हैं, वो जितने भी लोग उसमें से बड़े आवाज में गाना सुन रहे हैं या तो बड़े आवाज कर रहे हैं या हॉर्निंग कर रहे हैं, इस प्रकार के हैं, तो उनको मेरी सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी संगीत, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जो आपको बांसुरी है, फिर संतूर है, फिर फ्लूट है, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक मतलब इंस्ट्रूमेंटल जो हम संगीत उसमें से ले लीजिए, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करिए और उसकी इंस्ट्रूमेंटल संगीत को सिलेक्ट करके आप सुनिए, और उसको सुनते समय आप उसको धीरे आवाज में सुनिए, बहुत उसमें भी बड़े आवाज से नहीं सुनना है, उसको धीरे आवाज से। तो फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि ये साइलेंट या तो ये धीरे आवाज में मुझे जो म्यूजिक का आनंद मिलता है, और उसके साथ में ये भी करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, उसके संगीत के प्रवाह में हमको चले जाना है, हमारे माइंड के अंदर कोई भी थॉट्स ना हो और उस म्यूजिक के अंदर हम इन्वॉल्व हो जाए, तो हमको उसका बेनिफिट समझ में आएगा और डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि मैं जोर से बोल रहा हूँ या आवाज कर रहा हूँ, और ये साइलेंट में धीरे आवाज में म्यूजिक सुनता हूँ, तो उसमें मेरे शरीर के ऊपर क्या असर मिल रही है, वो जब आप डिफरेंस देखेंगे। मेजोरिटी लोगों की बीमारियां क्यों आती है कि बॉडी क्या सोच रही है, बॉडी क्या बोल रही है ना, वो कभी देखते नहीं, जिसको मैं बॉडी इंडिकेशंस कहता हूँ। बॉडी इंडिकेशन देती है हर चीज में, लेकिन हम उसको उतना डेप्थ में समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये जब आप दोनों चीज करोगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे यूट्यूब पे म्यूजिक मिलेगा, उस चीज को सुनिए और उस चीज में इन्वॉल्व, उस संगीत में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारे ये हो जाएगा। और एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको कराना चाहूंगा मैं। आपकी आंखें बंद करें और साइलेंटली बैठ जाइए और आपकी बॉडी को रिलैक्स करके बैठिए, और आस्ते आस्ते आपको मन के जो अंदर विचार है वो बंद कर दीजिए, और आपके सराउंडिंग में जो भी ध्वनि आ रही है, जो भी आवाज आ रही है, उसको सुनने की कोशिश करिए। हो सकता है आपका एसी चालू है तो एसी की आवाज आ सकती है, हो सकता है आपका फैन चालू है तो फैन की आवाज आ सकती है, हो सकता है आपके आसपास में कोई व्हीकल, स्कूटर या तो ऑटो की आवाज आ सकती है। तो इस प्रकार के अलग अलग आवाज है, उसमें से कोई भी एक आवाज पहले सुन लीजिए। उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ महसूस करना है कि हाँ ये ऑटो की आवाज मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट जो आवाज आ रही है उस पे चले। समझो आपके फैन में थोड़ा सा आवाज आ रहा है तो उसको सुन लीजिए। इस प्रकार से अलग अलग सिर्फ आवाज सुनना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और उसके बाद में ये आधा मिनट काम करके फिर आपकी आंखें अभी भी बंद है, आपको बाद में बाहर का जो आवाज है उसको स्टॉप करके आपके अंदर के आवाज को सुनने की कोशिश करना है।
तो थोड़ा सा आपको विचित्र लगेगा कि अंदर से कौन सी आवाज आ रही है। तो सबसे पहले आप आपकी जो ब्रीदिंग लेते हैं उसकी आवाज को सुन सकते हैं। स्लोली स्लोली आपको इनहेल और एक्सेल की आवाज सुनने को आएगी, फिर आपकी हार्ट बीट की आवाज सुनने को आएगा, फिर आपके पूरे बॉडी एक मशीनरी के रूप में काम कर रही है तो आस्ते आस्ते वो आवाज आएगी। जैसे ही आप इस चीज को प्रैक्टिस करते जाओगे, उसके बाद में कुछ दिनों के अंदर आपको एक आपका खुद का अनाहत नाद आपको सुनाई देगा। मतलब एक ऐसी ध्वनि आएगी जो आपके लिए बेस्ट ध्वनि है, और उस चीज को रेगुलरली जब सुनोगे तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये सब चीजें आपको इसमें बेनिफिट हो। ओके, तो ये जो अनहद ध्वनि की आपने चर्चा करी, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमने सुन ली? हाँ, तो जैसे अभी ब्रीदिंग की आवाज हमको सुने, ये भी डिफिकल्ट वर्क है। इनर आवाज जो सुनना है उतना आसान नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, कुछ दिन लगेगा आपको। तो मेजोरिटी हमको ब्रीदिंग की आवाज हम सुन सकते हैं और हमारी हार्ट बीट का होता है। उसके बाद में जब आस्ते आस्ते आप प्रैक्टिस चालू रखोगे तो आपको एक अलग प्रकार की साउंड मिलेगा, अलग प्रकार की, जो इंस्ट्रूमेंट की नहीं होगा, कोई संगीत का नहीं होगा, लेकिन समथिंग डिफरेंट होगा। तो उसको हम अनाहत नाद कह सकते हैं। तो ये जो अनाहत नाद कह रहे हैं आप, तो क्या ये अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से वो अनुभव होता है कि मतलब एक कॉमन सा होता है कुछ अनुभूति जो हाँ, हर एक का अपना खुद का इंडिविजुअल होता है हर एक का। ओके, तो जैसे इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस होता है, तो वो क्या उनके जो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जो डे टू डे उनके एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जैसे मान लो कोई बहुत परेशान है, कोई डिप्रेशन में है, तो क्या ये जो आपने जिस नाद का जिक्र किया, तो वो क्या उससे मतलब फर्क पड़ता है कि उसको जो सुनाई देगा अनहद नाद के रूप में जो सुनेगा, तो वो सेम रहेगा या कुछ अलग रहेगा? कोई बीमार व्यक्ति है और कोई स्वस्थ व्यक्ति है, तो क्या जो वो ध्वनि सुनेगा तो क्या वो सिमिलर होगा या डिफरेंट होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसमें मैं ये कहूँगा कि साउंड या तो म्यूजिक जो हम सुनते हैं, मैं जैसे तिब्बतन सिंगिंग बॉल से साउंड हीलिंग देता हूँ, और म्यूजिक डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के राग बेस में म्यूजिक से ट्रीटमेंट्स देता हूँ। तो उसमें हम लोग जो यूज करते हैं उसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि इसका फंक्शन क्या है। ये साउंड जो देते हैं, या तो ये ध्वनि हम क्रिएट करते हैं, या तो म्यूजिक से हम जो ट्रीटमेंट्स देते हैं उससे होता क्या है बॉडी में। और उसके पहले मैं कहूँगा डिसीज का अर्थ क्या है। डिस इज मतलब हमारा शरीर जो है इजीली फंक्शन नहीं करता। जो नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए मशीनरी, ये हमारी शरीर एक मशीनरी है, वो मशीनरी अगर नॉर्मल नहीं काम करती है तो उसको हम कह गए ये प्रॉपर वर्क नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में एक मिक्सर यूज करते हो, जब नया नया लेके आते हैं तो कोई किस प्रकार का आवाज होती है, एकदम सूदिंग आवाज होता है। फिर जब ऐसा ज्यादा यूज करने के बाद में कुछ गड़बड़ी होने के बाद में उसको पर्टिकुलर एक क्रैकिंग टाइप का आवाज आता है, तो वहां पता चलता है हमको कि अभी इसको टेक्नीशियन के पास लेके जा, मैकेनिक के पास लेके जाके दिखाना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है। तो उसी प्रकार से शरीर में जब भी बैलेंस नहीं रहता है इस चीज का साउंड, मतलब ये मैंने पहले ही बताया, शरीर हमारा एक साउंड के से ही बना है, तो हमारी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारे हर एक सेल या तो हर एक ऑर्गन एक फ्रीक्वेंसी पे जब काम करता है तो डॉक्टर कहेगी कि आप ओके हो, या तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन जब इम्बैलेंस होता है कहीं भी, कोई भी ऑर्गन में या तो कोई भी लोकल एरिया में, तो उसमें वहाँ पे डॉक्टर के रिपोर्ट्स के आधार से हमको पता पड़ता है कि वहाँ गड़बड़ कुछ हुई है जिसकी हमको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। मतलब तो अभी साउंड क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ओके, यस, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गन का, या हाँ, किसी ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम है, स्वस्थ नहीं है वो, तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी उस ऑर्गन की, तो जिसको कि साउंड के द्वारा हम हील कर सकते हैं, ये आप कहना चाहते हैं? तो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होना मतलब बहुत बड़े डिफरेंस नहीं होता है, 5-10 हर्ट्ज की डिफरेंस होती है, लेकिन वो फंक्शन प्रॉपर करता नहीं है, वो शो करता है। तो अभी साउंड क्या करेगा, साउंड इसको बैलेंस करेगा। सबसे पहले साउंड से हमारे माइंड के अंदर जो थॉट्स होते हैं उसको मिनिमाइज करता है।
और उसकी वजह से हमारा मन शांत होता है, और मन जब शांत होता है तब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑटो हीलिंग सिस्टम कुदरत ने जो दी हुई है वो एक्टिवेट होती है, और उसको पता है कि मुझे कहाँ जाके काम करना है। तो उसकी वजह से वो फिर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट्स है वहाँ जाके काम करता है। तो साउंड सिर्फ कान से सुना नहीं जाता है, हर एक सेल जो है बॉडी के, हर एक सेल जो है वो सुनता है। खाली हम कान से सुनता है ऐसा मत समझिए, हर एक सेल सुनता है। और उसी के लिए हम लोग कहते हैं ये फर्स्ट स्टेप की ट्रीटमेंट है। अगर हम एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी दवाई लेते हैं तो वो हम स्वॉलो करते हैं, उसके बाद में ब्लड में मिक्स होता है, और उसके बाद में ऑर्गन से या तो जहाँ रिक्वायरमेंट्स है वहाँ ब्लड की वजह से जाता है। तो सेकंड एडिशंस की टाइप की वो होती है, डायरेक्ट नहीं कहा जाता है। जब इस साउंड जो है वो डायरेक्ट करता है। तो यहाँ एक और एग्जांपल दूंगा आपको। रात को हम सोते क्यों है? पूरा दिन का जब भी काम करके थक जाते हैं तो हम रात को सोते। और आप हर व्यक्ति एक चीज सोच लीजिए कि आपके आज 5 काम थे, 5 काम में से एक या तो 2 काम आज कुछ भी रीजन से आप कर नहीं पाए, और वो भी इम्पोर्टेंट थे। तो आप रात को सोने के समय में क्या सोचोगे? अरे आज मेरे ये 2 काम रह गए, और उसके ऊपर चिंतन चलेगा। जब तक आपके दिमाग में उस चीज का चिंतन चल रहा है, सोच चल रही है, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जब आप कहोगे अपने आप को कि अरे भाई अभी 11 बज गए, रात को सोने का समय है, अभी मैं कुछ नहीं कर पाने वाला, मुझे जो कुछ करना है कल करूंगा, तो ऑटोमेटिक आप स्लोली स्लोली फिर वो सो जाओगे। तो यही है कि जितने आपके मिनिमम थॉट्स होंगे तो आपकी नींद सही आएगी। तो साउंड का काम वही है। साउंड जो है आपके माइंड्स के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं उसको मिनिमाइज करता है। उसकी वजह से माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, माइंड को रिलैक्सेशन मिलने से बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है, और बॉडी को रिलैक्सेशन मिलने से ऑटो हीलिंग सिस्टम स्टार्ट होती है। और ऑटो हीलिंग सिस्टम स्टार्ट होने से जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जिस जिस पार्ट को रिक्वायरमेंट्स रिज्यूनेट होने की जरूरत है, एनर्जी वापस लाने की जरूरत है, वहाँ बैलेंस होती है, और नेक्स्ट डे आप फ्रेश हो जाते। मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आया अभी कि जैसे आपने वीडियो भी शेयर किया था जिसमें कि साउंड हीलिंग का डेमोन्स्ट्रेशन था, और उसमें आपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है, हम अपने व्यूअर्स को वो वाला वीडियो भी शेयर करेंगे बाद में, लेकिन उसमें जो है आपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया है, तो उसका तो इफेक्ट जो है डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, मैं उससे कन्विंस्ड हूँ। लेकिन मुझे ये पूछना है कि जैसे मान लीजिए कि किसी किसी को म्यूजिक जो है हिंदी फिल्मी गानों में सुकून मिलता है, तो क्या ये भी इफेक्ट करता है? मतलब आप कोई भी म्यूजिक सुने, किसी भी या कोई वेस्टर्न सॉन्ग्स हैं उनको सुनता है, उसको वो अच्छा लगता है, तो क्या ये भी हीलिंग के काम आता है? या आप जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है वो रिलीज होती है जो फायदा करता है? इस पे आप कुछ बताइए। इसमें 2 चीज है। स्पॉटिफाई नाम का एक जो ऐप है जिसमें हम लोग सभी म्यूजिक सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, कुछ लोग स्पॉटिफाई में भी सुनते हैं। तो उन्होंने वर्ल्ड वाइड एक बीच में सर्वे किया था। तो इंडिया का रिपोर्ट्स जो है उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। उन्होंने बताया कि इंडिया में म्यूजिक सुनने वाले नियरली 73% लोग हैं। अच्छा। और उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बताया था। कोई खाना बनाते समय करता है, कोई स्टडी करते समय करता है, कोई ट्रैवलिंग के समय में म्यूजिक सुनता है। इस प्रकार की वैरायटी उन्होंने जो सर्वे किया था उसमें बताया था। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि 73% अगर लोग सुनते हैं तो वो किसके लिए सुनते हैं? मेजोरिटी एंटरटेनमेंट के लिए, मूड चेंज के लिए, और उस रीति से कहते उसको थेरेपी के रूप में कोई एडप्ट नहीं करते हैं। सिर्फ टाइम पास के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, या तो मूड चेंज करने के लिए होता है। तो हम जो करते हैं, और आपका जो प्रश्न है कि संगीत जो है, गीत के द्वारा जो बहुत से लोगों के अपने अपने सिलेक्शन वाले गीत होते हैं, उसकी क्या इफेक्ट होती है, तो उसमें भी थोड़ा सा हम लोगों ने, जो म्यूजिक थेरेपिस्टों ने, हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें पता पड़ा कि अगर आप किसी भी अच्छे संगीतकार या तो गीतकार के गीत सुनते हो, जिसको आप फेवरेट मान के सुनते हो, तो उसके लिरिक्स जो होते हैं, उसके जो शब्द होते हैं, उसके ऊपर इम्पोर्टेंस होता है
क्योंकि अगर आपको सैड फीलिंग आई है, आप कुछ भी इंसिडेंस हो गया आपकी लाइफ में और आप एकदम अचानक एकदम दुखद अवस्था में आ गए, उस वक्त अगर आप सैड सॉन्ग सुनोगे, जैसे साइकिल के जो पुराने थे वो मेजोरिटी सब सैड मतलब उसके जो लिरिक्स थे वो एकदम आपको उसकी गहराई में लेके जाते हैं। नो डाउट बहुत अच्छे गीत उन्होंने गाए हुए, लेकिन वो एक सैड क्रिएट करता है। जब भी मैं वो गीत के लिरिक्स सुनता हूँ ना, तो मेरी माइंड जो है मेरी लाइफ में उस प्रकार की जो इवेंट्स हो चुकी है ना उसके साथ कनेक्ट कर देता है। तो मुझे सैड से बाहर नहीं निकालेगा, दुखद अवस्था से बाहर नहीं निकालता है, लेकिन और दुखद अवस्था में मुझे लेके जाता है। इसके लिए हमारी जो थेरेपी, हम लोग जो म्यूजिक थेरेपी मैंने जिनसे सीखा हुआ है और वो भी कहते हैं और हम लोग ने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि म्यूजिक थेरेपी में इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज होता है कि वहाँ कोई लिरिक्स नहीं आता है। अभी इसमें आप इंस्ट्रूमेंट की भी अलग अलग वैल्यूज है। हर इंस्ट्रूमेंट की एक अलग पहचान है, उसकी एक अलग वैल्यू है, उसके बेस पे हमको रिक्वायरमेंट्स के अनुसार हम लोग उस चीज को यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी को संतूरी सुनाते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। राग बेस होता है, लेकिन राग के साथ में इंस्ट्रूमेंट का भी उतना ही महत्व है और इसकी वजह से हमने लिरिक्स को बाजू पे रख के, गीतों को बाजू पे रख के इंस्ट्रूमेंट से जब हम ट्रीटमेंट्स देते हैं तो उसमें फास्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। और आपके अनुभव में क्या ऐसे लोग जो डिप्रेशन, एंजाइटी या अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए ये थेरेपीज कितनी उपयोगी होती हैं? इसमें मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को इस रीति से कुछ एक मेंटल पीस के लिए, मन की शांति के लिए कुछ ऐसा मेडिटेशन या तो म्यूजिक सुनना चाहिए, जिसकी वजह से आप रेगुलर फिक्स टाइम पे अगर सुनोगे तो उसकी इफेक्ट आपकी बॉडी पे होगी और बॉडी को जो भी आपकी जो तकलीफें है, जैसा आपने कहा डिप्रेशन में है या तो उसका रीजन क्या है, उसके पीछे थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। मेजोरिटी कुछ ऐसे लाइफ में इंसिडेंट्स हो जाता है जिसमें वो नर्वस हो जाता है, उसको जो काम करना था वो सक्सेस नहीं मिलता है, इसके लिए वो या तो रिपीटेडली अनसक्सेसफुल रहता है तो वो डिप्रेशन मोड में चला जाता है। लेकिन अगर डिप्रेशन मोड में रह के नेगेटिव ही रहेगा तो आगे भी उसको वही अनुभव होगा। तो उसके लिए उसको बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसी युक्तियां करनी पड़ेगी कि कंसंट्रेट करे। और मैंने क्या क्या गलतियां की थी पिछले समय में, मैंने मेरे कार्य करते समय मैंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से मेरे को सक्सेस नहीं मिला, अगर उतना भी थोड़ा सा स्टडी कर ले गए, उतना ही करेक्शन करे और मन को शांत रखने की प्रक्रिया करेगा तो ये आंसर आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। क्योंकि डिस्टर्ब माइंड्स जो है ना डिसीजन सही नहीं लेता। तो इसके लिए म्यूजिक या तो साउंड से आप आपके माइंड को रिलैक्स करो। रिलैक्स करने के बाद में विचार करो कि मेरी गलतियां कहाँ हुई, और गलती से बाहर निकलने के बाद में आपके पास आंसर है लेकिन आपको पता नहीं, तो आप जब भी कॉन्सेंट्रेट माइंड से सोचोगे करोगे तो आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा और उसके वजह से आपको आगे सक्सेस मिलने का पूरी चांसेस है। तो रश्मिकांत जी, आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने आज शोरगुल में समय निकाला, हमारे साथ इतना अपना अनुभव और जो ज्ञान है उससे आप हमें जोड़ा, और आपने न केवल हमें ध्वनि की गहराई से रूबरू कराया बल्कि ये भी समझाया कि शांति और उपचार हमारे पास ही है, बस हमें सुनना आना चाहिए। तो आपका सफर, आपकी साधना और सेवा हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है और हम आशा करते हैं कि आप जैसे मार्गदर्शक और हीलर के प्रयासों से समाज में ध्वनि को देखने का, समझने का नजरिया बदलेगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार। मेरी ओर से भी आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के एक सोशल इश्यू को आप ले रहे हो और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। मेरी कभी भी जरूरत होगी तो मुझे अवश्य कहना, मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जरूर जरूर, बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि आप एक आध सेशन जो है, हम ऑनलाइन सेशंस लेते हैं सर आप, या तो हम जो है ले सकते हैं। निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन के जो हमारे मेंबर्स हैं और जो भी और कोई जुड़ना चाहे तो ये साउंड हीलिंग का एक सेशन आपके साथ जरूर करना चाहेंगे, आप अगर टाइम दें और परमिशन दें तो। जरूर जरूर जरूर, मुझे खुशी होगी। जरूर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जहाँ एक तरफ ध्वनि हमारे जीवन में शोर का रूप ले लेती है, वही ध्वनि एक मधुर इलाज भी बन सकती है।
शायद आज के बाद आप लाउड स्पीकर से नहीं, एक सितार के तार से अपने मन का शोरगुल शांत करना चाहेंगे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों, परिवार और स्कूल ग्रुप्स में। और कमेंट्स में बताइए कि आपने साउंड हीलिंग के बारे में पहली बार कब सुना था। और अगर आप भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें nisargsrishti@gmail.com पर। मैं हूं नीना सिंह, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट हेड, निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन से आपको याद दिलाते हुए, कम शोर अधिक शांति, वही है असली प्रगति। शोरगुल से जागरूकता तक का यह सफर जारी रहेगा। फिर मिलेंगे नए विचारों, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद। Remember, cities aren't just built with concrete and steel. They are shaped by values. And silence too is a value. If you enjoyed today's episode, don't forget to like, share and subscribe. And if you are a builder, a planner, a student or a city dweller, passionate about creating positive change in society but unsure where to begin, join hands with us. You can contribute as a volunteer, become a Goodwill ambassador, be a part of a board team, or support us through donations. Every step you take brings us closer to a quieter, healthier, and more conscious world. Let's create a soundscape worth living in. Stay happy, stay healthy, and let's silence the noise for a better tomorrow. Thank you.